क्लास, कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं मैम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटे, ठीक। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा बेटे, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है? जी जी मैम, मैम। करवा दी। ठीक है, गुड। अच्छा, और अब मुझे ये बताएं कि बेटे किन स्टूडेंट्स को इशू कल आ रहा था असाइनमेंट सबमिट करने में क्लास में? जी मैम, मुझे आज आ रहा था, मैंने आज की थी तकरीबन सुबह 10 बजे से 5-7 मिनट पहले ना। तो हम्म। तो नहीं हो रही थी उसमें, मैं ऑप्शन नहीं आ रहे 2-3, फिर मैंने मेल कर दी थी आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें ना एक जो इशू है ना इसमें सबमिट करने में जो फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इवन मैंने भी अगर आप लोगों के लिए मटेरियल अपलोड करना हो ना, जैसे चैप्टर अपलोड करना था, तो फोन से नहीं हो रहा था, क्योंकि फोन की मेमोरी जो है वो लो होती है। इस वजह से फिर अपलोड होती नहीं कोई फाइल। तो अगर आप लैपटॉप से ट्राई करेंगे ना तो फिर सक्सेसफुली जो है ना फाइल अपलोड हो जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ज़ाहिर है थोड़े से इश्यूज हैं उसको लेके लैपटॉप को, तो फिर वो लोग ईमेल कर दिया करें। लेकिन साथ ही बेटे मुझे ना एक लिस्ट बना के सेंड कर दिया करें कि इन स्टूडेंट्स ने ईमेल की हुई है। ठीक है। आज वैसे मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स मार्क करूंगी, और ताकि ज्यादा फाइल जो है वो क्रिएट ना हो वहां पर। अच्छा बेटे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पर्सनैलिटी को लेके, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बेटे क्रिमिनल बिहेवियर की, तो डेफिनेटली इट इज सेड दैट सर्टेन पर्सनैलिटीज आर मोर वल्नरेबल फॉर कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है। आज वैसे मैंने मॉर्निंग के जो है सेक्शन उनको असाइनमेंट दी है। आप लोगों को मैंने डिफरेंट दी थी, उनको डिफरेंट दी है। आप लोगों को भी वैसे सेम ही देनी चाहिए थी जैसे उनको दी है। उनकी असाइनमेंट कुछ ऐसी सी है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, फिर आप लोगों को बताती हूँ। स्क्रीन बेटे शेयर हो रही है आप लोगों को? जी मैम, हो गई है। अच्छा बेटे, असाइनमेंट उनको मैंने ये दी थी कि जो हमने 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मॉडल पढ़ा है ना, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है। आप लोग इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, और जो भी आप डिफरेंट सोर्सेज यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई ये बेसिकली उन्होंने करना है कि इन 5 में से कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो दैट इज मोर वल्नरेबल फॉर कमिटिंग अ क्राइम, और उसकी क्या रीजन होगी, क्या मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोई इश्यूज हैं या एनवायरनमेंट अपना रोल प्ले करता है। और ये जो आगे ओरिजिन्स ऑफ पर्सनैलिटी है ना, वो भी उन्होंने इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने डिसाइड करना है जहां से भी वो हेल्प लेना चाहते हैं इसके अलावा, बुक के अलावा। और डिसाइड उन्होंने ये करना है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर है क्रिमिनल बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए, या एंटी सोशल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर होगा। ये जो सारे पढ़े थे, तो आप लोगों के ख्याल में कौन सा इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर हो सकता है इन सब में से? मैम इन्वायरमेंट। मैम इन्वायरमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली, इन्वायरमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सम टाइम बेटे एंटी सोशल पर्सनैलिटी की ना टेंडेंसीज भी होती हैं। तो वो जो टेंडेंसीज की हम बात करते हैं ना, तो उस केस में फिर हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, नेचर और नर्चर दोनों जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि ये जो क्रिमिनल टेंडेंसीज, सॉरी क्रिमिनल बिहेवियर होता है ना, वो सीखा गया होता है, लर्न बिहेवियर होता है। ठीक है, तो लर्निंग की थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पर्सनैलिटी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तो वो देखेंगे कि लर्निंग जो है वो किस तरह से लोग करते हैं उसको क्रिमिनल बिहेवियर को लेके। अच्छा, पर्सनैलिटी को लेके और आपकी लॉ का कॉम्बिनेशन हम एक असाइनमेंट जरूर रखेंगे, अगली असाइनमेंट वो होगी, ठीक है, ताकि थोड़ा हम रिलेट कर पाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमारी फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन जो है, अगर मैं उसको समराइज आप लोगों के सामने एक दफा समरी प्रेजेंट करूं,
तो समरी बेटे ये थी कि हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी विद द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। और डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि कुछ दो टाइप्स, मेन टाइप्स हैं पर्सनैलिटी, ट्रेट और स्टेट, ठीक है। ट्रेट वो है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, कंसिस्टेंट हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 95% केसेस में हमारा वो सेम बिहेवियर होगा। और स्टेट बेटे वो होती है जो कि सिचुएशनल, समटाइम्स वो हमारी वैसे पर्सनैलिटी का हम कहते हैं कि मोस्ट ये बंदा ऐसा है तो नहीं, लेकिन पता नहीं इसने ऐसा क्यों आज बिहेव किया, ठीक है, तो वो असल में स्टेट होती है। तो उसके अलावा बेटे हमने बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्कस किया था, और उसमें हमने देखा था कि 5 टाइप्स हैं मेजरली पर्सनैलिटी की, ठीक है। और उन 5 टाइप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। अच्छा, साथ ही साथ हमने ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी जो है वो डिमांड देख ली थी कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो डिमांड हो सकती है। और मोस्टली आजकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटे रिक्रूटमेंट के वक्त एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हुए पर्सनैलिटी असेसमेंट करती हैं, ठीक है। और पहले तो मतलब सिर्फ पर्सनैलिटी असेसमेंट का ट्रेंड था, अब जो आजकल है ना वो इस पे भी होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज को लेके भी असेसमेंट होती है। और भी जैसे मैं एक स्किल डेवलप कर रही हूँ, वो भी एम्प्लॉयज की हायरिंग करते हुए जो है ना वो मैनेजर्स की खास तौर पे, जिनके कुछ सबॉर्डी जो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं ना, जिनके सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं और जिनके फिर सुपीरियर्स भी होते हैं, तो उनको हायर करते हुए जो मिडिल मैनेजमेंट है उनकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखा जाए कि आपके सबॉर्डिनेट्स भी उनसे खुश रहें और सुपीरियर्स जो हैं वो भी उनसे खुश रहें, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी हो। तो मेरा इस किस्म का स्केल है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि पहले से पर्सनैलिटी असेसमेंट मतलब पाकिस्तान में होती थी, और आजकल जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके जो है वो असेसमेंट होती है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हुए। अच्छा, उसके बाद है बेटे जो हमारी डिस्कशन कंटिन्यू उससे जो हुई, फिर हमने देखा कि पर्सनैलिटी को मैयर किस तरह से किया जाता है। हमने इतनी डिस्कशन कर ली कि ये टाइप्स हैं, ठीक है, इस किस्म की जो है फलां ऑर्गेनाइजेशन की फलां डिमांड है, फलां ऑर्गेनाइजेशन की फलां डिमांड है, या फलां डिपार्टमेंट की इस तरह से डिमांड है, इस किस्म के लोग जो हैं उनको चाहिए होते हैं। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि हम जो पर्सनैलिटी मैयर कर रहे हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट, वो हम उनको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं। एक्यूरेट 100% तो बेटे नहीं होंगे, 95% तक हम कहते हैं कि हाँ इतनी ही हमारी एक्यूरेसी होगी जो हम आपको असेसमेंट करके देंगे। 5% जो है ना वो चांसेस ऑफ एरर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि 2 किस्म के टेस्ट जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि किसी की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ठीक है। तो वो 2 किस्म के बेटे जो पर्सनैलिटी टाइप हैं, एक है टेस्ट है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है और दूसरे सब्जेक्टिव या प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बेटे हमने यहाँ पर 3 टेस्ट जो हैं वो डिस्कस किए थे। 3 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ना? यस मैम। ओके, अच्छा 3 टेस्ट बेटे हमने डिस्कस किए थे। एक उनमें से क्लिनिकल पॉपुलेशन के लिए था। क्लिनिकल पॉपुलेशन साइकोलॉजी में किसको कहते हैं? जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, ठीक है, फिजिकली इल नहीं, जो मेंटली इल होते हैं ना उनके लिए। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो क्लिनिकल पॉपुलेशन के लिए था, जिसको हमने कहा था मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, और ये 10 डायमेंशंस पे देखता है कि किसी पर्सन को इन 10 डिसऑर्डर्स में से कौन सा डिसऑर्डर है। सिम्टम्स पहले रफली एक साइकोलॉजिस्ट देख लेता है, और फिर अगर उसको लगता है कि इनमें से कोई एक डिसऑर्डर है तो ये वाला टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। अदरवाइज इसके अलावा और बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये यहाँ पर सिर्फ 10 मेंशन किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, देयर आर वेरियस अदर्स, ठीक है। और ये तब एडमिनिस्टर किया जाता है जब साइकोलॉजिस्ट अपने एक्सपीरियंस की बेस पे थोड़ा उसको क्लू मिल जाता है कि हाँ इनमें से कोई एक डिसऑर्डर हो सकता है, तो फिर उसको इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए फिर ये टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। अच्छा, दूसरे 2 जो हैं बेटे वो हमने कहा था कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हैं, जैसे नियो PIR है और ये है हमारे पास मायर ब्रिजेस टाइप इंडिकेटर MBTI, ठीक है। ये दोनों जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और दोनों जो हैं वो एट द टाइम ऑफ हायरिंग जो है वो एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटे आज जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट होनी है वो होनी है प्रोजेक्टिव टेक्निक से या सब्जेक्टिव असेसमेंट।
अब सब्जेक्टिव असेसमेंट को बेटे सब्जेक्टिव हम क्यों कहते हैं, इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम अपने थोड़ा सा रिकॉल करें कि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं कि सिर्फ आपने जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़नी होती हैं, उस पर अपना रिस्पॉन्स देना होता है, ट्रू फॉल्स या कोई 4-5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक टिक करना होता है, स्कोर ले लिया जाता है। और फिर स्कोर का मतलब होता है कि एक मैनुअल आपको ना एक तरह से आप कहते हैं गाइड बुक होती है, गाइड बुक पे लिखा हुआ होता है कि इस स्कोर का मतलब ये है, तो उसके मुताबिक आप जो है वो गाइड कर देते हैं। अपनी तरफ से आप कोई मतलब ऐड या डिलीट इंफॉर्मेशन नहीं करते कि आपके स्कोर का मतलब क्या है, जो उस गाइड बुक में है आपने एग्जैक्टली वही बताना है। ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। और वो सब्जेक्टिविटी कैसे आ सकती है बेटे, ये हम देख के उसको पढ़ के और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिविटी कैसे आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात बेटा कि इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को प्रोजेक्टिव टर्म को समझने के लिए हमें ना जो आगे जितने भी टेस्ट हैं वो पहले पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है फिर हम प्रोजेक्टिव टर्म को इजीली कर सकेंगे। अच्छा जी बेटे, टाइमली क्लास में आ जाए करें। अब देखें आप लोगों के लेट आने की वजह से ना मैंने लैपटॉप पे आज क्लास नहीं ली, क्योंकि लैपटॉप पे क्लास लेने अगर ली जाए तो फिर आपको अलाउ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर बेटे मैंने आपको 4 प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हैं वो नोट करवाए थे। नंबर 1 रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट TAT, और उसके बाद थर्ड टेस्ट मैंने आप लोगों को लिखवाया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, और फोर्थ टेस्ट आप लोगों को मैंने नोट करवाया था RISP रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 बेटे इनकी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। रोरशाह इंक डॉट टेस्ट जो है बेटे ये इसको बेसिकली डेवलप किया था एक हरमन रोरशाह, जो कि साइकियाट्रिस्ट था। बेसिकली ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, स्विस साइकियाट्रिस्ट था। ठीक है, और उसने जो है इसको डेवलप किया था। अब इस टेस्ट में होता क्या है कि 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 10 कार्ड्स बेटे उन पे ना इंक ब्लॉट्स होते हैं। इंक ब्लॉट्स कहा जाता है स्याही के धब्बों को। अब उन 10 में से ना एक कार्ड ये हमें स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब वो 10 कार्ड्स जो है ना उनको मतलब आप अपने उसको दिखाते हैं, जो आपके पास क्लाइंट आता है या जिसकी आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी होती है, आप उसको कोई कार्ड दिखाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि अच्छा बताएं कि आप जो है वो क्या परसीव कर रहे हैं, इस कार्ड पे क्या बना हुआ है तो वो इंक प्लॉट है स्याही का धब्बा, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज धब्बा है जो कि रोरशाह ने बनाया हुआ है। सिर्फ बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम वही यूज कर सकते हैं, उन 10 कार्ड्स के अलावा हम अपने से कोई स्याही का धब्बा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब उनमें से एक जो है वो हमने लिया और अपने क्लाइंट को दिखाया और कहा कि अच्छा बताएं कि आपको इस पिक्चर कार्ड पे क्या नजर आ रहा है। आप लोग जरा बताएं कि आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। मैम मैम कोई मुझे स्ट्रक्चर एनिमल का या फ्रॉग वगैरह या पांडा इस तरह का कोई नजर आ रहा है। पांडा, मतलब कि कोई एनिमेशन चीज नजर आ रही है, कोई ओके एनिमल टाइप लाइक फ्रॉग स्ट्रक्चर के हिसाब से नजर आ रहा है। जी ठीक है, ओके बेटे। और बेटे मैम इंक स्प्रेड हुई हुई है। क्या चीज लगी? इंक स्प्रेड हुई हुई है, मतलब फैली हुई है सारी। इंक स्प्रेड हुई है, वो तो बेटे फैक्ट है कि ये तो है ही इंक, इंक ब्लॉट है ना। उसके अलावा परसीव बेटे आप क्या कर रहे हो, डायग्राम आपको क्या नजर आ रही है ये आपने बताना है। मैम मुझे तो फ्रॉग लग रहा है, कलरफुल फ्रॉग। हाँ, काफी लोग फ्रॉग भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक मैम है। ऐसे लगता है फ्रॉग में गिरगिट की एबिलिटीज आ गई हैं, वो कलर चेंज कर रहा है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा ये बेसिकली ना आप लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इस उसको ना परसीव कर रहे हो, ये जो है ना इंक ब्लॉट। अब देखो कि फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स ने जो है वो रिस्पॉन्स दिया और चारों के चारों का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि इन चारों की पर्सनैलिटी तो सेम नहीं होगी, इन चारों की पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा अब इस कार्ड को बेटे एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, वो एडमिनिस्टर करके फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी जो है वो किस तरह से एक दूसरे से पर्सनैलिटी डिफरेंट है। अच्छा अब देखें कैसे इसको एडमिनिस्टर किया गया कि व्हाट माइट दिस बी।
ठीक है, the instructions are intentionally vague on the assumption that you reveal more about your personality in an ill-defined situation। मतलब instructions मैंने भी आपको कोई इतनी क्लियर काट नहीं दी, मैंने सिर्फ आपको एक कार्ड दिखाया और कहा है कि बताएं कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। तो इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट जब इस टेस्ट की बेस पे पर्सनैलिटी असेसमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन ही पूछता है कि ये क्या हो सकता है, आपको क्या नजर आ रहा है, आप क्या परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कोई एक वो स्टेटमेंट पूछेगा। अच्छा, sometimes people answer are revealing either immediately or in response to a psychologist probes। अब sometimes तो immediately कोई पूरी की पूरी खुद ही स्टोरी सुना देगा, जैसे अभी किसी ने कहा था ना कि एक फ्रॉग है, या किसी ने कहा था कि पांडा टाइप, उन्होंने काफी डिटेल में आंसर किया है। ठीक है, बाकी तो जो दो बच्चे हैं उन्होंने इतना डिटेल में आंसर नहीं किया, जिन्होंने डिटेल में किया है उनकी डिटेल से ही हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा आंसर किया है तो फिर उसके लिए फर्दर हम प्रोबिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोबिंग कैसे की जाती है? हियर इज एन एग्जांपल, क्लाइंट सम काइंड ऑफ इंसेक्ट, इट्स नॉट प्रिटी इनफ टू बी अ बटरफ्लाई। एक मतलब एक तरह का ये इंसेक्ट तो है लेकिन इतना खूबसूरत नहीं है जितनी कि एक बटरफ्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, साइकोलॉजिस्ट, एनी एसोसिएशन टू दैट क्लाइंट, इट्स एन अगली ब्लैक बटरफ्लाई, नो कलर्स। ठीक है, अब देखो इसमें इसको ना असल में खूबसूरती नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उस इंसान की लाइफ में देयर इज नो चार्म। ठीक है, बीइंग साइकोलॉजिस्ट आई विल कंक्लूड कि देयर इज समथिंग डार्क ओवर देयर। अब वो डार्क जो है ना उसको हमने आइडेंटिफाई करना है फर्दर, उससे फर्दर प्रोबिंग करके। ठीक है, अच्छा, साइकोलॉजी, व्हाट डज दैट मेक यू थिंक ऑफ इन योर ओन लाइफ? Client, you probably want me to say myself. Well, that's probably how I thought of myself when I was younger। अब देखो यहाँ पर बीइंग साइकोलॉजिस्ट मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगी कि जब ये एक यंग बॉय था या एक यंग गर्ल थी तो इस वक्त इसको अपनी अपीयरेंस को लेके इश्यूज थे, ही और शी वाज नॉट गुड लुकिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब वो कहता है कि इट्स एन अगली ब्लैक बटरफ्लाई, नो कलर्स। और अब वो खुद को उसके साथ रिलेट कर रहा है कि जब मैं यंग था ना तो मैं ऐसा था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो इशू है ना, इसको ना हम बेसिकली अगर किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा सकता है। अच्छा, तो आई नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अट्रैक्टिव, my sister was the attractive one, I was the ugly duckling, I did get more attractive as I got older। ठीक है, तो देखें कि वो अपना कंपैरिजन भी किया करता था जब वो यंग था अपने बहन भाइयों के साथ, और वो अपनी अपीयरेंस से सेटिस्फाई नहीं था या नहीं थी। तो इस तरह से होता है कि मतलब समटाइम्स इट हैपन्स बेटे कि हमारा जो क्लाइंट है ना उसकी या इवन कोई क्रिमिनल भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टक हो जाता है अपने एक सर्टेन एज पे किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, और उसने उसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस नहीं किया होता और वो प्रॉब्लम जो है ना वो उसके अनकॉन्शियस में रह जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसका एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अगर उस प्रॉब्लम को या स्ट्रेसर को या जो भी एक चीज थी उसको टाइमली एड्रेस कर दिया जाता तो हो सकता है कि ही और शी वुड बी एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो है आप इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या क्या इश्यूज हैं या किस किस्म की पर्सनालिटी टाइप है। अच्छा, अब अगर जो है ना मैंने इसको सिर्फ दो तरह के केसेस में आपको बताती हूँ। एक ये कि क्लाइंट प्रॉब्लम लेके आया है, ठीक है, तब एक बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम क्या करेंगे इस किस्म के रिस्पॉन्सेज का। और एक ये कि मुझे हायरिंग के लिए जो है वो लोगों को, कैंडिडेट्स को ना असेस करने के लिए कॉल किया गया। ठीक है, तो मैं अगर बीइंग साइकोलॉजिस्ट, सेकंड वाला हम सिनेरियो पहले स्टार्ट करते हैं कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट मुझे हायरिंग के लिए जो है वो असेसमेंट के लिए बुलाया गया, तो बेटे उस केस में मैं ये कंक्लूड करूंगी कि ही इज एन पेसिमिस्टिक पर्सन और शी इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, कि मतलब ही और शी इज नॉट लुकिंग कलर्स इन द लाइफ, वो ब्राइट एस्पेक्ट्स को नहीं देख रहा, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देख रहा, ही और शी इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स और डार्क एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो आप देख लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड क्या है, क्लाइंट की जो कैंडिडेट है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेरे मुताबिक। अब आप देख लें कि आपकी डिमांड के मुताबिक ये मैच करती हैं या
नहीं करती। ठीक है, तो फिर इस बेस पे आप डिसाइड करें कि यू आर गोइंग टू हायर दिस पर्सन और नॉट गोइंग टू हायर दिस पर्सन। अच्छा, ये सिनेरियो हो गया जब हायरिंग के लिए हम उसको असेस कर रहे थे, क्लाइंट उसको, एक कैंडिडेट को। दूसरा सिनेरियो ये है कि बीइंग क्लाइंट एक पर्सन जो है वो आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जब वो यंग था तब उसके इश्यूज थे जो कि शायद अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। तो अब यहाँ पर चूंकि हमें पता चल चुका है कि जब वो यंग था तो उसके इश्यूज थे या थी तो उसके इश्यूज थे, तो फिर फर्दर प्रोबिंग के थ्रू जो है ना फर्दर उसके इश्यूज उससे खुद ही पूछे जाते हैं और फिर उन इश्यूज पे जो है वो काम किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उस यंग एज पे उन इश्यूज को एड्रेस होना चाहिए था। ठीक है, तो एक दफा अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो पर्सन जो है वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाती है, या जो भी उसके एरियाज ऑफ डेफिशिएंसी होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, ये थी बेटे पर्सनैलिटी असेसमेंट थ्रू रोशाह इंक ब्लॉट टेस्ट। अच्छा, आप बेटे देखोगे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ एक और साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे, हमारे नॉलेज की बेस पे, हमारे कल्चर की बेस पे हम एक ही क्लाइंट के बारे में डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब कोई यूनिवर्सलिटी मतलब वो नहीं होगा कि सिर्फ इसका यही, अगर ये रिस्पॉन्स है तो इसका सिर्फ यही कंक्लूजन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। इस वजह से इन टेस्ट को सब्जेक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है। मेनली इनको वैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ या सब्जेक्टिव मेथड ऑफ असेसमेंट भी कहा जाता है। यहां तक बेटे समझ आइए? Yes, ma'am. जी मैम। तो बेटे क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैम यहाँ पे इमीडिएट क्वेश्चन आंसर का ये होता है सेशन, तो अगर यहाँ पे कोई जो जिसको जज किया जा रहा है किसी की पर्सनालिटी को, वो गलत या रॉन्ग आंसर देता है तो उसका फिर क्या सीन होगा? अच्छा बेटे, जब पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाती है ना, मैं हर दफा हर क्लास से पूछती हूँ कि आप लोगों में से कोई ISSB के लिए गया हुआ है? यस मैम। तो बेटे अगर आपको याद हो, आप रिकॉल कर पाओ, अगर आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है तो यू विल बी एबल टू रिकॉल के वहां पर पर्सनैलिटी असेसमेंट एक तरह से नहीं होती। वहां पर डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी। उनको बेसिकली ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है। सबसे पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो कि इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए होता है, बिल्कुल इनिशियल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ISSB में आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है, और पर्सनैलिटी असेसमेंट में बेटे एक तरह से नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू भी होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू भी होती है, और फिर इंटरव्यू के थ्रू भी होती है। ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी होती है, मतलब कोई एक मेथड नहीं है पर्सनैलिटी असेसमेंट का। अच्छा, अब कोई फेकिंग अगर करेगा तो वो एक मेथड में फेकिंग कर सकता है, वो हर मेथड में फेकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर अच्छा साइकोलॉजिस्ट जब भी पर्सनैलिटी असेसमेंट करेगा या कोई भी असेसमेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट करता है, तो कभी भी एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक टेस्ट पे या एक मेथड पे रिलाय नहीं करता, वो मल्टीपल अप्रोचेस यूज करता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि जो एक टेस्ट का रिजल्ट है क्या वाकई वही जो है वो ट्रू कंक्लूजन है। ठीक है, तो अगर कोई फेकिंग करेगा तो एक आधे टेस्ट में करेगा, हर टेस्ट में वो नहीं कर सकता। सही है, तो फिर आइडेंटिफाई हो जाती है अगर किसी ने फेकिंग की हुई हो तो। आगे ना आप लोगों को ये जो है खास तौर पे ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ना, इनमें फेकिंग नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव में हो सकती है। ठीक है, प्रोजेक्टिव में बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो फोर्सेस है ना वो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करती हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे? मैम अभी आपने कलर का पूछा था तो किसी ने पांडा कहा था। मैम पांडा कहने वाले की हम पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में क्या जायजा जाएंगे? देखो बेटे, एक वर्ड से जो है ना वो हम पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं कर सकते।
सही है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो फर्दर उसे प्रोबिंग क्वेश्चंस किए गए हैं। प्रोबिंग क्वेश्चंस करके तो हम कुछ कंक्लूजन भी नहीं, मतलब एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए वही बात है कि हमें मल्टीपल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। कोई एक टेस्ट एडमिनिस्टर करके हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ ऐसा ही है। मैम तो कितने टाइम में पर्सनालिटी असेसमेंट हो जाती है? हाफ आवर में हो जाती है? नहीं, हाफ आवर में नहीं होती। जी मैम। क्योंकि बेटे इसमें इंटरव्यू भी होना होता है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी होती है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद है बेटे इसमें फिर आगे उसके कुछ फर्दर प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो दिए गए हैं कि इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इस टेस्ट को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, ठीक है। एट द एंड यही जो है वो कंक्लूजन है इसका। अब ये देखें एंड लास्ट वाली स्टेटमेंट बेटे देखें, जो अभी बेटे आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि कितनी देर में हो जाती है, हाफ आवर में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पर्सनालिटी मेजरमेंट इज फ्रेंकली डिफिकल्ट, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। और ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे सेकंड जो टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, वाइडली यूज्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक है। और खास तौर पे जो कोर्सेज हैं, इवन जो है ना मेरी क्लास फेलो है पीएचडी में, तो उसने अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी के लिए और कायदे आजम यूनिवर्सिटी में भी उसने अप्लाई किया। तो शी टोल्ड है फाइनली उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पर आके उसने बताया कि जब मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए गई, एंट्री टेस्ट पास हुआ तो फिर इंटरव्यू के लिए यहाँ गई, तो एट द डे ऑफ इंटरव्यू उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी हुई थी और उसमें उनसे थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट और इस तरह के डिफरेंट टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर उन पे किए गए थे। हालांकि थे तो ये साइकोलॉजिस्ट ही, एमफिल करके आपको काफ़ी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट हुई थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट बेटे किस तरह का होता है? इसको सबसे पहले देखते हैं कि डेवलप इसने किया था क्रिस्टीना मॉर्गन और हेनरी मरे ने जो है वो इसको डेवलप किया था 1943 में। और इसमें बेसिकली 31 पिक्चर्स हैं, ठीक है। और वही बात बेटे का स्टैंडर्डाइज पिक्चर्स हैं। हम अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम पिक्चर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते टेस्ट में, जो 31 है हमें उन्हीं में से कोई जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। और इसमें कुछ जो है शोइंग वुमेन, सम शोइंग मैन, सम विद बोथ और नाइदर, एंड वन दैट इज टोटली ब्लैंक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की जो है वो ना पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, अब जो है ना ये पिक्चर बेटे दिखाई जाती है पर्सन को, चाहे वो आपके लिए खुद असेसमेंट के लिए आया है या बीइंग साइकोलॉजिस्ट आपको हायर किया गया है पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए। तो पिक्चर जो है वो आप पर्सन को दिखाते हैं, द पर्सन इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी फॉर ईच पिक्चर डिस्क्राइबिंग व्हाट इवेंट्स लेड अप टू दिस सीन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है। और फिर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको एड्रेस करना होता है रिस्पोंडेंट ने, और कि ये जो सीन आपको नजर आ रहा है, हाउ व्हाट इवेंट्स लेड अप टू दिस सीन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में होगा क्या, ठीक है। उसका पास्ट, उसका करंट और उसका फ्यूचर आपने उस पिक्चर का बताना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे अगेन इसकी assumption ये है, the assumption is that when you tell a story about someone in the drawing, you probably identify with that person, and so the story is really about yourself. और ऐसा ही होता है। You might describe events and concerns that you might be reluctant to discuss openly. For example, one young man told the following story about a picture of a man clinging to a rope.
अच्छा, अब वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप उस इश्यू को स्टोरी में एड्रेस कर लें जो कि आप अपना इश्यू ओपनली दूसरों के सामने डिस्कस नहीं कर पाते, तो आप ऐसा करते हैं कि आपका अनकॉन्शियस जो है ना वो उस स्टोरी को पुश करता है, कॉन्शियसनेस में आती है और आप उसको वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक आदमी को जो है वो पिक्चर दिखाई गई, अ मैन क्लिंगिंग टू अ रोप, से कहा गया कि आपने ये स्टोरी लिखनी है। अच्छा, स्टोरी उसने क्या लिखी कि this man is escaping. Several months ago, he was beat up and shanked. Sorry, मैं इसको pronounce नहीं ठीक कर पा रही. And taken aboard ship. Since then, he has been mistreated and unhappy and has been looking for a way to escape. Now the ship is anchored near a tropical island and he is climbing down a rope to the water. He will get away successfully and swim to shore. When he gets there, he will be met by a group of beautiful native women with whom he will live and live the rest of his life in luxury and never tell anyone what happened. मतलब अपना वो पास्ट किसी को नहीं बताएगा वहां जाके. Sometimes he will feel that he should go back to his old life, but he will never do it. ठीक है, ये उसने ना स्टोरी बनाई किसके बारे में, अबाउट अ मैन क्लिंगिंग टू अ रोप. अच्छा, अब देखें कि ये इस आदमी की अपनी हिस्ट्री क्या थी. दिस यंग मैन हैड एंटर्ड डिविनिटी स्कूल टू प्लीज हिज पेरेंट्स बट वाज अनहैप्पी देयर. ठीक है, ही वाज रेसलिंग विद अ सीक्रेट डिजायर टू एस्केप टू अ न्यू लाइफ with greater worldly pleasures. In his story, he described someone doing what he wanted to do. तो मतलब उसने वहां पे जो है वो एडमिशन तो ले लिया हुआ था, लेकिन वो वहां पे खुश नहीं था, वो वहां से एस्केप करना चाहता था. एंड ही वाज बेसिकली हैविंग द डिजायर फॉर वर्ल्डली प्लेयर्स. ठीक है, तो वो सारी बातें जो कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकता था, उसने जो है वो स्टोरी में एड्रेस करती हुई है. तो हकीकत में बेटे ऐसा ही होता है कि जो आप स्टोरी लिखते हो ना वो बेसिकली आप अपने बारे में ही लिख रहे होते हो, और उससे फिर आइडिया हो जाता है कि इस पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी क्या है. Psychologists use the thematic A perception test in inconsistent ways. Many therapists interpret the results according to their clinical judgment without any clear rules. वही बात के सब्जेक्टिविटीज में आ जाती है. ठीक है, और अगर आप दो साइकोलॉजिस्ट के जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको जो है वो डिफरेंट ये मिल सकती है. और the TAT is also used to measure people's need for achievement by counting all the times they mention achievement. तो बेसिकली जो फोर्सेस ये TAT एडमिनिस्टर करती है ना, सारी फोर्सेस तीनों जो है हमारी वो TAT एडमिनिस्टर करती हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग और रिक्रूटमेंट. तो वो बेसिकली इस चीज को मेजर कर रहे होते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट. It is also used to measure power and affiliation needs. ठीक है, these results are used for research purposes, although not necessarily for making decisions about an individual. हम लोग इंडिविजुअल्स के बारे में डिसीजंस के लिए इनको इस टेस्ट को TAT को यूज करते हैं वैसे. अच्छा, यहाँ तक बेटे क्लियर है सबको? मैम जो आपने टीएटी बताया, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के बारे में बताया, उसमें पिक वगैरह कोई हमारे सामने. जी मैम. हाँ जी बेटे, आप क्या कह रहे हैं? आपके सामने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की कोई पिक वगैरह रखी जाए तो वो लाजमी अच्छा, तो नहीं हमारे अपने बारे में हो वो. हाँ वैसे ठीक है. वैसे मैं बात कर रहा हूँ मैम कि वो इमेजिनेशन लाइक ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है कि मूवीज के जो पोस्टर वगैरह है, हम अगर वो उसे मूवीज के साथ भी तो रिलेट कर सकते हैं, लाजमी तो नहीं अपने साथ ही रिलेट करें. ये भी तो रिलायबल नहीं हो सकते, इसमें पर्सनैलिटी मेजर तो नहीं प्रॉपर्ली हो सकती. तो बेटे अगर आप मूवीज के साथ रिलेट करोगे ना तो फिर आपकी पर्सनालिटी अपने वो होगी फैंटेसी टाइप सी, इमेजिनरी, जो इमेजिनरी लोग नहीं होते, आप रियलिस्टिक पर्सनालिटी नहीं होगे. ठीक है, जी मैम. ओके. और हाँ इसमें बेटे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो टेस्ट है
वो 3 to आई थिंक 5 मिनट्स दिए जाते हैं स्टोरी लिखने के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है और फिर 3 to 5 मिनट्स होते हैं स्टोरी लिखने के लिए। और ये इतना कम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे मेरा ख्याल है 3 मिनट्स होते हैं। तो ये इतना कम टाइम इसीलिए दिया जाता है कि इसमें आप किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना कर सकें। जितनी ज्यादा टाइम दिया जाएगा उतनी ज्यादा मैनिपुलेशन होगी, और जितनी ज्यादा मैनिपुलेशन होगी उतने फेकिंग के जो है वो चांसेस होंगे। ठीक है, तो जितना आपको कम रिस्पॉन्स टाइम दिया जाता है उतनी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो डिटेक्ट होती है। ठीक है, और जितनी भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनकी बेसिक जो एक टिप है वो यही है कि आपने मिनिमम टाइम देना होता है रिस्पॉन्डेंट को, सोचने का टाइम नहीं बस देना होता। बस वो जो जहन में आता है वो लिखता जाए लिखता जाए लिखता जाए लिखता है। तो जहन में तो वही है जो पर्सनैलिटी है, जो थॉट्स हैं उसकी। ठीक है, और जो थॉट्स हैं उसी के मुताबिक बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बेसिक टिप यही है कि आपने मिनिमम टाइम जो है वो देना होता है। अच्छा, उसके बाद बेटे जो मैंने आपको थर्ड नोट करवाया हुआ टेस्ट वो है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आई थिंक वैसे मुझे काफी देर हो गया है इसको पढ़े हुए, आई थिंक 100 वर्ड्स होते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। अच्छा, वो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है बेटे, और वो भी स्टैंडर्डाइज लिस्ट है, वो आप कोई रैंडमली जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, और वो जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है ना, आपने डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली एडमिनिस्टर कर रहे हो या एक ग्रुप पे जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप पे एडमिनिस्टर कर रहे हो, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का ग्रुप है, तो आप उन स्लाइड शो के थ्रू जो है उनको शो कर रहे हो वर्ड्स। तो वो कुछ सेकंड के लिए बस उनके सामने रहते हैं, और उन सेकंड्स में ही उन्होंने वो वर्ड पढ़ना भी होता है, और उस वर्ड को देख के जो लफ्ज उनके जहन में पहला आता है वो लिखना भी होता है। ठीक है, तो वो भी बेसिकली जो आप बगैर सोचे फिर से अपना रिस्पॉन्स देते हैं वो आपकी उसको शो करता है पर्सनैलिटी को। ठीक है, और उसके बाद बेटे जो आप लोगों को फोर्थ टेस्ट मैंने नोट करवाया है वो है RISP रोरशाह इंक प्लॉट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। और उसमें जो है बेटे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं 40। ठीक है, और वो जो 40 स्टेटमेंट्स हैं अगेन आप पे एडमिनिस्टर की जाती हैं। आपने विद इन द फ्यू सेकेंड्स उन स्टेटमेंट को पढ़ के और फिर उन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। हाफ स्टेटमेंट होती है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है जो भी आपके जहन में आता है बहुत लिमिटेड टाइम में, और फिर अगेन वो आपके अनकॉन्शियस को रिवील करती है या आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो रिवील करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ना उसमें फेकिंग के चांसेस मुश्किल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं उनमें फेकिंग बिल्कुल हो सकती है। समझ आ गई बेटे यहाँ तक? जी मैम। कोई क्वेश्चन है उनका? मैम तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट में। हाँ, इस लिहाज से बेटे सॉरी एक्यूरेट होती हैं कि आपका जो क्लाइंट है या जो रिस्पोंडेंट है ना वो मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक कंपल्शन है वो ये है कि आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। आप किसी नोवाइज साइकोलॉजिस्ट से प्रोजेक्टिव असेसमेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ना वो कोई भी इवन आपका जो मास्टर्स का स्टूडेंट है या BS का स्टूडेंट है वो भी कर लेगा, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इवन आपको भी अगर इंस्ट्रक्शन दी जाए ना तो आप भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं लोगों पे। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो एडमिनिस्टर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट होना जरूरी है। और बेटे कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है बेटे आप लोगों का? नो मैम। ओके, अच्छा बेटे उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट इन एक्शन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में भी पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज किया जाता है। अभी तक वैसे बात वही है कि साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट होना जरूरी है। जितना साइकोलॉजिस्ट अपने एरिया में एक्सपर्ट होगा उतने उसकी जो है वो असेसमेंट वैलिड कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का भी तकरीबन यही इशू है कि साइकोलॉजी जो है वो अभी या साइकोलॉजिस्ट इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करते हुए
बहुत एक्यूरेट कंक्लूजन्स ड्रा कर सकें। तो मिक्स्ड से रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं रिसर्च की बेस पे। समटाइम्स क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो है वो बड़ी सक्सेसफुल जाती है साइकोलॉजिकली पर्सनैलिटी असेसमेंट के थ्रू, और समटाइम्स जो है वो इवन फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं। ये जो सारी की सारी यहाँ पर हमें कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, उसका कंक्लूजन यही है। ठीक है, तो हाउ डिड द ऑथर ड्रा दिस कंक्लूजन, हम देखते हैं कि किस बेस पर उसने इसको ड्रा किया है, पढ़ के हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो पढ़ेगा कौन इसको? जी बेटा, शुरू से। हाँ जी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर मॉडरेटली एक्यूरेट प्रिडिक्टर्स। Personality traits are moderately accurate predictors of people behavior in certain situations. Can we go in the other directions? Can we observe a behavior and infer someone's personality? Consider crime. Criminal profiling, also known as behavioral investigative advice, attempts to infer sometime about the criminal from the crime itself. Although you might not have thought of it this way, criminal profiling is an application of personality testing. अच्छा बेटे, एक सेकंड, 1 मिनट बेटे। अच्छा, यहाँ तक ऑथर ने बेसिकली हमें जो है वो एक थोड़ा सा प्रियम्बल ही ड्रा की है, और प्रियम्बल में कहते हैं कि अभी तक आप लोगों के साथ भी बेटे जो मैंने डिस्कशन किया ना, वो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बिफोर हायरिंग, बिफोर रिक्रूटमेंट, ठीक है, या इस तरह से हो क्या रहा है कि मतलब हमने पहले पर्सनैलिटी असेस कर ली और फिर हमने ये गेस किया या हमने एंटीसिपेट किया कि अगर इस पर्सन को हम हायर करें तो इसकी परफॉर्मेंस ऐसी ऐसी हो सकती है, ठीक है, या ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई बिहेवियर परफॉर्म कर दे और उस बिहेवियर को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकें कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है? असेसमेंट हमने कोई नहीं की, क्योंकि क्रिमिनल हमारे पास अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए तो नहीं आएगा। क्या आएगा? No, ma'am. वो नहीं आएगा हमारे पास पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। तो बीइंग साइकोलॉजिस्ट हम क्या करेंगे कि उसने जो क्राइम कमिट किया है उसको देखते हुए, डिफरेंट क्लूज को मद्देनजर रखते हुए हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटे आगे बढ़े। It assumes that people who commit have crimes have similar personality or backgrounds. In 1956, the New York City police asked psychiatrist Dan Russell to help them find the mad bomber who have planted more than 30 bombs over 16 years. Russell examined that evidence and told police the mad bomber hated the power company. The evidence company the bomber was probably unmarried, foreign born, probably Slavic, 50 to 60-year-old, and living in Bridgeport. Russell says to look for a man who dresses neatly and wear a button double-breast suit. The evidence led police directly to a suspect, George Matusky, who was wearing a button double-breast suit. Then criminal profiling established itself as a powerful tool. Well, that's the way Jack Russell told the story anyway. Sometimes people have memory distortion and hindsight bias. Russell apparently distorted his memory of what he told the police, according to the police records. Russell didn't say the bomber was Slavic, he said German. Matusky, in fact, was Lithuanian. Russell did not say the bomber lived in Bridgeport, Connecticut. He said White Plains, New York, and the police spent much time fruitlessly searching for suspects in White Plains. Matusky, in fact, lived in Waterbury, Connecticut. Russell said the bomber was 40 to 50 years old and revised his memory when Matusky turned out to be a bit older. Russell also said that bomber had official skills, had a night job, and was an expert on civil or military ordnance, none of which was true. And Matusky was not wearing a button double-breast suit when the police arrested him. He was wearing pajamas. Nothing that Russell said led the police to the mad bomber. They found Matusky because a clerk from Con at National Bank 4 years of letter the company had received until she found a threatening letter that resembled message the mad bomber had planted. ठीक है, नेक्स्ट बेटे। Russell reported success in helping the police, which was really no success at all.
inspired interest in criminal profiling, and today FBI profilers consult with police in 1,000 or so cases per year. How accurate are their profiles? Researchers examined 21 criminal profiles that various people departments obtained. Most statements in those profiles were used by investigators, such as the offender felt no remorse. It is possible to list many correct statements that profilers had made. However, the number of correct statements is meaningless unless we also know the number of incorrect statements. We also need to know whether profilers' replies were more accurate than other popular guesses. Only a few studies have investigated these questions. Let's examine of the best such studies. ठीक है। अच्छा बेटे, 2 स्टडीज जो है ना, इनको मैंने आपको असाइनमेंट दिया अभी तक? नहीं ना दी आज? नो मैम। अच्छा ठीक है, चले इन केसेस को ना हम असाइनमेंट के तौर पे और इसके साथ एडिशनल थोड़ा सा ना क्वेश्चंस ऐड करके तो असाइनमेंट के तौर पे इनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। बाकी जो अभी रीडिंग की है बेटे आपने, उसको हम जरा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि जेम्स बुजल वाज अ साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइकियाट्रिस्ट था, ठीक है। और उसको जो है वो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने कहा था कि हमें हेल्प करे एक मैड बॉम्बर को सर्च करने में, जिसने 30 से ज्यादा बॉम्ब जो हैं वो ओवर 16 ईयर्स प्लान किए थे, ठीक है। और जो है वो जो साइकियाट्रिस्ट था जेम्स बुजल, उसने जो है वो मतलब काफी प्रिडिक्ट किया कि द criminal might be having this characteristic, might be living in a certain area, having certain age, ठीक है, और wearing certain type of a dress, और इस तरह से और बहुत सी बातें जो है वो उसकी गलत साबित हुई, जबकि हकीकत में जब मैड बॉम्बर मिला तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड कि मैनी थिंग्स वर रॉन्ग। तो ये है वैसे काफ़ी, मेरा ख्याल है पुरानी बात है। कब की बात है ये? 1956 की। तो इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स? 66, 76, 86, 96, फिर 06, 16 और 65 इयर्स हो गए। तो ये तब के मतलब फेलियर्स वाला एक केस है। अभी अगर रीसेंट केसेस देखे जाएं तो हो सकता है कि अब जो है वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग सक्सेसफुली की जा रही हो, ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट के थ्रू। तो ये अब आप लोगों ने देखे आना है कि पर्सनालिटी टेस्ट इन क्रिमिनल प्रोफाइलिंग टू विच एक्सटेंट दे आर सक्सेसफुल, ठीक है, किस हद तक जो है वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग ट्रूली की जाती है या किस हद तक कामयाबी मिल जाती है अगर आप क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करवाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट से, ठीक है। तो ये आप जो आज का बेटे असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना वो ये वाला होगा, तो ये आप लोगों ने पढ़ के आना है, ठीक है। तो ये फिर आप लोगों ने मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में, और जो बताएगा उसके फिर सेशन मार्क्स एंटर होंगे। क्वेश्चन बेटे समझ में आ गया असाइनमेंट का? दोबारा बता दो क्वेश्चन क्या? बेटे क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमने जेम्स बुजल वाला केस पढ़ा है ना, जो कि साइकियाट्रिस्ट था, वो है केस 1956 का, ठीक है। और इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 65 इयर्स, और आफ्टर 65 इयर्स अब क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो है वो किस हद तक एक्यूरेट की जाती है, ठीक है, या उसमें एक्यूरेसी के जो परसेंटेज है वो अब कितनी है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में, ठीक है। आपने कोई केसेस जो है ना वो पढ़ के आने हैं जो कि सक्सेसफुल हो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के, और क्या परसेंटेज है सक्सेसफुल होने की ये भी आपने बतानी है, ठीक है। मैम रिटन नहीं ना, बस ओरल होगी ना असाइनमेंट? वो बेटे हाँ जी, आपने पढ़ के आनी है, और फिर जो क्लास में बताएगा अपना नॉलेज शेयर करेगा उसके सेशन मार्क्स सेंटर होंगे, ओके मैम। ठीक है। अच्छा बेटे, ये थी हमारी पर्सनैलिटी को लेके डिस्कशन। और वैसे तो पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देर आर इवन वेरियस बुक्स ओवर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। अब अगर आपके पास कोई एडिशनल नॉलेज है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं क्लास के साथ, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
मैम मुख्तलिफ तरह के जो मेथड्स होते हैं, लाइक सर्वे मेथड एक इस्तेमाल किया जाता है, और केस स्टडी मेथड भी होता है जिसमें लोगों का जो सोशल बिहेवियर है उसको चेक किया जाता है। मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग की जाती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं एक हम्म। सर्टन एरिया में जाके। तो वो मैम उनका सोशल बिहेवियर वहाँ का चेक करते हैं, या कोई मतलब कि सोसाइटी में कोई इवेंट्स के बारे में उनसे मतलब डिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम्म। पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब कोई भी कोई करंट इवेंट हो उसके बारे में वो राय लेते हैं। तो मैम वो एक सोशल बिहेवियर ही वो होता है लोगों का किसी भी चीज़ को लेकर। तो उसको ये हम कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। नहीं नहीं बेटे, देखो हमारी ना डिफरेंट बीइंग इंडिविजुअल, जो साइकोलॉजी का फोकस है ना वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, जो सोशियोलॉजी है उसका फोकस है सोसाइटी। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब यस बेटे मैम। जो इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स है ना, किस लेवल की आप करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, वैसे तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है ना उनको स्टडी करना साइकोलॉजी का फोकस है। ठीक है, जैसे सोशल बिहेवियर नहीं इसमें हम देखते, हम इसमें जो है फॉर एग्जांपल, और सोशल बिहेवियर इज नॉट इक्वल टू पर्सनैलिटी। सोशल साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट फील्ड, पर्सनैलिटी जो है वो साइकोलॉजी की एक डिफरेंट फील्ड है। ठीक है, पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि एक पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरह से परफॉर्म करता है। सोशल बिहेवियर ये है कि एक पर्सन विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट किस तरह से बिहेवियर परफॉर्म करेगा, एक कल्चर किस तरह से दूसरे कल्चर से वेरी करता है। ठीक है, ये सोशल साइकोलॉजी के जो है वो कंसर्न्स होंगे। तो नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने किसी को सोशल बिहेवियर देखना है थ्रू सर्वे तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कि पर्सनैलिटी हो, वो और बहुत सी जो है वो हो सकती हैं चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है, जी मैम। और बेटे कोई क्वेश्चन? और सर्वे मेथड बेटे आप जो कह रहे हो ना वो बेसिकली वही वो ऑब्जेक्टिव मेथड है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उसको सर्वे मेथड भी कहा जाता है। कि एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और लोगों ने उनको पढ़ के तो फिर रिस्पॉन्स देना होता है, अपना अपनी राय देनी होती है बेसिकली, तो वो सर्वे मेथड होता है। और बेटे की क्वेश्चन? मैम ये जो इंटरव्यू मेथड होता है जिसमें इसमें भी क्वेश्चनिंग ही होती है, किसी बंदे से उसकी फीलिंग्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसके थॉट्स चेक करने के बारे के लिए क्वेश्चनिंग की जाती है। ये जो इंटरव्यू मेथड है ये भी मतलब ये जैसे ये प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, इसी तरह का कोई होता है टेस्ट? नहीं बेटे, ये टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो है ना हम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है ना वो वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, फ्रॉम सेटिंग टू सेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक यूनिवर्सिटी काउंसलर हूँ और मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो एडजस्टमेंट के इश्यूज लेके आया है। ठीक है, कि मैं क्लास में एडजस्ट नहीं हो पा रहा या मैं यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो आई विल डिवाइस अ डिफरेंट इंटरव्यू गाइड फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी का एक एम्प्लॉय जो है वो मुझे कंसल्ट करता है और वो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो बेटे उसके लिए एक डिफरेंट इंटरव्यू गाइड होगी। वो एक एम्प्लॉय के तौर पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, आप एक स्टूडेंट के तौर पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं होता। इंटरव्यू में बेसिकली फेस टू फेस क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और वो क्वेश्चन जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट पॉपुलेशन को, मतलब जो एक पर्सन उसके पास आया है उसको और उसकी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि देर आर पीपल हु आर अनएबल टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स होते हैं, तो उस केस में बेटे फिर हम जो इंटरव्यू है ना उनके केयर टेकर्स का कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। और जी बेटे मैम। नो। और बेटे अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके, मेरा ख्याल है कि फिर हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं लर्निंग का। ठीक है, तो बेटे मैं लर्निंग का चैप्टर ओपन करती हूँ और उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव लेफ्ट विद 1 आवर। Jveria बेटे, why are you so late in the class? अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर जो है वो दूसरा शेयर करना है। एक सेकेंड, इसको हम क्लोज करें। दूसरा चैप्टर, अच्छा बेटे, मीनवाइल आप लोग अपना क्लास के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। To which extent do you think psychology is delivering knowledge to you? और ट्रू फीडबैक आप लोग बेटे दें। आवाज बेटे मेरी आ रही है आप लोगों को? जी मैम, आ रही है बात। ओके, तो बेटे फिर आप बोले ना। मैम साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने मतलब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ औकात में बंदे का क्या बिहेवियर किस तरह चेंज होता है और क्या सर्टन कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ओके, इसके अलावा जो हमारी फील्ड है उससे उसमें भी आगे हमें ये बहुत फ़ायदा देगी, मतलब पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, किसी का बिहेवियर देखने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, to some extent you will be able to identify the things. अच्छा हाफिज, बेटे अपना माइक ऑफ करें। हाँ, क्योंकि मेरी आवाज दोबारा सुनाई दे रही थी, शायद आपने 2 डिवाइसेस से अपना लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, नो मैम। ओके ओके बेटे। अच्छा बेटे, अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है साइकोलॉजी में, दैट इज लर्निंग। ठीक है, और लर्निंग जो है बेटे, दिस इज अबाउट के हाउ डू वी लर्न डिफरेंट बिहेवियर्स। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बेटे, जब हम बिल्कुल छोटे से होते हैं, न्यू बॉर्न एक बेबी जो है, he or she is unable to perform a lot of behaviors, unable to perform। ठीक है, मेनली कुछ ही बिहेवियर्स होते हैं जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी परफॉर्म कर सकता है, जैसे रोना है। ठीक है, सम टाइम स्माइल भी पास कर देता है और बहुत वीक होता है, मस्कुलर उसके जो है ग्रिप बहुत वीक होती है। ठीक है, ही डज नॉट नाउ कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसके जो है वो ट्रेडिशंस क्या हैं, या जिस सोसाइटी से मेरा अब लिंक है उसके ट्रेडिशंस क्या हैं, यहाँ पर क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, और मतलब देर आर वेरियस क्या मतलब अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स या थॉट्स जो कि उस वक्त हमें नहीं पता होती, या एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको नहीं पता होती, या वो बिहेवियर्स परफॉर्म नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर बेटे एक नॉर्मल एक इन्फेंट है या न्यू बॉर्न है, तो अल्लाह ताला ने उसमें टेंडेंसी रखी हुई होती है, उसमें एबिलिटीज होती हैं कि ओवर द टाइम पीरियड वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स को परफॉर्म करना सीख जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो मॉरल उसकी थिंकिंग जो है वो भी स्ट्रांग होती जाती है। ये इजीली डिसाइड कर पाता है कि व्हाट इज मॉरली राइट और व्हाट इज मॉरली रॉन्ग। ठीक है, अच्छा अब बेटे ये जो लर्निंग है, किस तरह से कोई सर्टेन बिहेवियर जो है वो बहुत स्ट्रेंथन्ड हो जाते हैं और कुछ बिहेवियर जो है वो हम नहीं सीख पाते, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सीख तो जाते हैं कोई बिहेवियर
लेकिन कुछ अरसे के बाद हम उसको क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं? या सम टाइम खुद हम क्विट कर देते हैं, या सम टाइम्स हमें पेरेंट्स से मार पड़ती है तो हमें क्विट करने पड़ते हैं, या टीचर से डांट पड़ती है तो हमें क्विट करने पड़ते हैं, ठीक है। या सोसाइटी हमारे उन सर्टेन बिहेवियर्स को अप्रूव नहीं करती, इस वजह से हमें वो क्विट करने पड़ते हैं, ठीक है। या और उनमें से कुछ बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे फायदे के लिए होते हैं, सोसाइटी के भी फायदे के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिससे हमारा भी नुकसान होता है और सोसाइटी का भी नुकसान होता है, जैसे क्रिमिनल बिहेवियर्स है, ठीक है, या एंटी सोशल बिहेवियर्स है, या मेल अडेप्टिव बिहेवियर्स है, ठीक है। तो वो जो बिहेवियर्स है ना, जितने जो मैं बात कर रही हूँ, एंटी सोशल है या है क्रिमिनल बिहेवियर्स हैं, वो भी बेटे लर्न किए जाते हैं ओवर द टाइम पीरियड। समटाइम्स इट हैपन्स कि किसी में इनहेरिटली जो है ना वो टेंडेंसीज होती हैं एंटी सोशल होने की या क्रिमिनल बिहेवियर परफॉर्म करने की, और फिर ऐसा होता है कि उसको लकीली या अनलकीली माहौल भी वैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से उसका वो जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा उसकी जो है एग्जीबिशन वो मतलब एक लार्जर आप कह सकते हो कि लेवल पे हो जाती है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी में क्रिमिनल टेंडेंसीज तो बाय बर्थ होती हैं, लेकिन उसको वैसा माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कोई क्रिमिनल बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर पाता, या उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाता जिसको माहौल मिल जाता है। एक तो टेंडेंसीज थी, ऊपर से माहौल मिल गया, ठीक है। तो दो जो है वो उसके लिए फैक्टर्स ने रोल प्ले किया। तो ये जो बिहेवियर्स हम सीखते हैं और सम टाइम सीखने के बाद हम क्विट कर देते हैं, बेटे लर्निंग इसको क्या कहते हैं, लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस। तो ये जो लर्निंग का चैप्टर है ना, इसमें हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज साइकोलॉजी एक्सप्लेन लर्निंग ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स, सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि अनलर्निंग ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है। ये प्रियम्बल आपको समझ में आया कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? जी मैम। ओके, अच्छा अब बेटे मैं आप लोगों के सामने जो है वो स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? मेरे ख्याल स्क्रीन नहीं शो हो रही हो आप लोगों को। एक मिनट, नो मैम, फिनिश हो रही। अभी शो करते हैं, हाँ हो रही होगी। अच्छा, अब बेटे इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हमने थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है ना वो पढ़नी है। कुछ थ्योरीज जो हैं वो इस मॉड्यूल में है, कुछ में आपको एडिशनल नोट्स होंगे, ठीक है। जो एडिशनल नोट्स है ना उसी में बेटे बेसिकली रिलेट किया गया होगा लर्निंग थ्योरीज को, सॉरी उसी में बेसिकली लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही होंगी कि क्रिमिनल बिहेवियर्स कैसे सीखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये जो चैप्टर की फॉर्म में थ्योरीज हैं वो मेनली 2 थ्योरीज हैं, और जो थर्ड मॉड्यूल है उसमें भी कुछ थ्योरीज हैं वो भी हम देख लेंगे। तो मेनली अभी हमारा फोकस जो है ना बल्कि आपके जो सिलेबस है ना उसमें ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, उसमें सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग है। आपका मॉड्यूल 1 तो हम नहीं पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इधर से अच्छा, एक थ्योरी बेटे मैं आप लोगों को ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ से पढ़ाऊंगी, और कुछ थ्योरीज के लिए और उसको किस तरह से रिलेट किया गया है क्रिमिनल बिहेवियर के साथ, उसके लिए मैं आपको एडिशनल नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब बेटे ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इसको अगर हम देखेंगे कि किस तरह से लर्निंग ऑफ बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, तो ये डिस्कशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए किन किन साइकोलॉजिस्ट ने सर्विसेज जो है वो दी हुई हैं, या किन किन का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो थॉर्नडाइक का नाम हमें नजर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। उसके बाद जेबी वॉटसन का नाम नजर आता है हमें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इधर जेबी वॉटसन, ठीक है। और उसके बाद स्किनर जो है उसका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमें नजर आता है। उसके अलावा वैसे ही अगर बेटे लर्निंग की थ्योरीज की बात की जाए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें तो शायद हम ना उसको डिस्कस कर पाए, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो भी लर्निंग की थ्योरी है, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था इसने आइवन पेवलॉव ने, ठीक है। और आइवन पेवलॉव जो है वो एक फिजियोलॉजिस्ट था, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं था। तो वो फिजियोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था,
और वो एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने जो है वो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया था, जिसको तब से लेके अब तक साइकोलॉजी में सक्सेसफुली पढ़ाया भी जाता है और ऑब्जर्व भी हम इवन उसको करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैंने आपको ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता दिए बेटे। थॉर्नडाइक है, जेबी वॉटसन है, जो फाउंडर ऑफ है ना बिहेवियरिज्म। अब ये बिहेवियरिज्म आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म बेटे एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में। ठीक है, जो ये कहता है कि एक स्टिमुलस होता है और उसका रिस्पॉन्स होता है। मतलब आपको किसी ने जो है नहीं, फॉर एग्जांपल कि आपका हाथ जो है गर्म चीज को लग गया है, ठीक है, तो गर्म चीज एक स्टिमुलस है, फौरन आपने अपने हाथ पीछे खींच लिया, ये एक रिस्पॉन्स है। वो कहते हैं सिर्फ दो चीजें होती हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसके दरमियान में कोई चीज नहीं होती। हालांकि हमें पेन हुई थी तो हमने अपना हाथ पीछे खींचा था, तो कहते हैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस टाइप कोई चीज नहीं होती, सिर्फ स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में। तो एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लिख लें एक पॉइंट के फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो जेबी वॉटसन है। ठीक है, अच्छा अब बेटे जेबी वॉटसन जो है इसने ये कहा था, हाँ इधर लिखा हुआ है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बिहेवियरिज्म। अच्छा इसने कहा था कि आप मुझे ऐसा करें कि 1 डज़न हेल्दी इन्फेंट्स हैं वेल फॉर्म्ड, तो मैं उनको अपनी बनाई हुई दुनिया में रखूंगा, उनका ब्रॉटअप करूंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रैंडमली आई विल सिलेक्ट एनी इन्फेंट, और मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने इसको क्या बनाना है, और आफ्टर अ सर्टेन एज आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसको ये बनाऊंगा। और वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती है कि आई माइट सिलेक्ट डॉक्टर, लायर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ, and yes, even beggar man, thief, regardless of his talents or tendencies, abilities and vocations and race of his ancestors। तो इसके मुताबिक जो है ना जो बिहेवियरिज्म है, इसके मुताबिक बेटे जो हमारा बिहेवियर है उसका स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये जो हम डिबेट करते हैं ना उसकी नेचर और नर्चर की डिबेट की थी हमने पहले। No, ma'am. अच्छा, हाँ मॉर्निंग के साथ मेरा ख्याल है मैंने ये की हुई है। नेचर और नर्चर की डिबेट बेटे साइकोलॉजी में ये है कि कोई बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, या कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन बीइंग की, जैसे इंटेलिजेंस है, ठीक है, या जैसे है कि टू विच एक्सटेंट यू विल बी हेल्पिंग पर्सनालिटी, ठीक है, या टू विच एक्सटेंट यू आर पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी, ठीक है, या हम ये कहते हैं कि टू विच एक्सटेंट यू आर मोर वल्नरेबल फॉर क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के, मतलब किस हद तक कोई किसी का बिहेवियर इन डोमेन्स में कैसा हो सकता है। तो नेचर और नर्चर की जो डिबेट है ना वो ये कहती है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि इन बिहेवियर्स के लिए हेरिडिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और कुछ का मानना ये है कि नहीं, इन्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर है इन चीज़ों के लिए। तो ये जो डिबेट है ये अभी तक अनरिजॉल्व है, और ये अनरिजॉल्व ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है किसी बिहेवियर के लिए, और जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना ओरिजिन्स ऑफ पर्सनैलिटी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी मैम। डिस्कशन थी ना कि इन्वायरमेंट का रोल और उसका रोल, हेरिडिटी का रोल। जी मैम। तो बेटे आपने देखा कि दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये डिबेट बेसिकली यही अभी तक वो है कि कौन रोल प्ले करता है, हेरिडिटी रोल प्ले करती है या इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एट द एंड एवरी टाइम वी कंक्लूड कि बोथ प्ले देयर रोल्स। लेकिन ये जो बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरिज्म के फाउंडर्स हैं या जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, ये बेटे थोड़े से ना एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हेरिडिटी वगैरह कोई इसका कोई वो रोल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना वो इन्वायरमेंट ही करता है। यही वजह है कि जेबी वॉटसन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि आप मुझे 1 डज़न हेल्दी जो है वो इन्फेंट्स दें, और मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा कि मैंने किस बच्चे को क्या बनाना है, और एट द एंड ऑफ द डेडलाइन, एक इतने मतलब इतने सालों के बाद आपको वही प्रोडक्ट मिलेगी। और वो प्रोडक्ट कैसे मिलेगी? वो कहते हैं कि मैं उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट दूंगा, ठीक है, और वो उस एनवायरनमेंट में रहते हुए वही बनेंगे जो कि मैं उनको बनाना चाहता हूँ।
तो बिहेवियरिस्ट जो हैं उनके मुताबिक इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है हमारे बिहेवियर्स का। इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप लोगों के ख्याल में क्या ये बात ठीक है कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है? मैम कुछ फैक्टर्स में है, कुछ में नहीं है। अगर अब हम किसी अंग्रेज के बच्चे को इधर पाकिस्तान में ले आए और उसको अंग्रेजी ना सिखाई तो वो उर्दू बोलने लग जाएगा, मगर अगर उसके अकॉर्डिंग हम किसी एनिमल, ऐसा जो एनिमल जो मीट ईटर हो, उसको हम बचपन से पालें तो वो घास नहीं खाने लग जाता। तो किसी चीज़ में नेचर है और किसी चीज़ में नर्चर है। हाँ एग्जैक्टली मतलब जो एक मॉडरेट अप्रोच है, जो एक ट्रू अप्रोच है, वो यही है कि बोथ प्ले देयर रोल। ठीक है, कुछ केसेस में हाँ नेचर इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस में नर्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो जेबी वॉटसन की स्टेटमेंट है ना, इसको ओवर स्टेटमेंट कहा जाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट मतलब एक रियलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट इज राइट कि आप एक खास एनवायरनमेंट दे दें तो आप काफी हद तक एनवायरनमेंट को बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन 100% आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट या सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट ही एक प्रेडिक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब बेटे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, इट गाइड्स अस कि हाउ डू वी लर्न डिफरेंट बिहेवियर्स। और अब वो जो बेटे थ्योरी है उसको समझने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रैंडम कॉन्सेप्ट जो है ना उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो भी कुछ मैं आपको समझाऊंगी उनका कोई सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बस रैंडम कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपने सिर्फ उन टर्म्स को समझते जाना है और उन टर्म्स को समझने के बाद फिर हम मेन थ्योरी की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टर्म्स ही पढ़ पाएंगे। क्या टाइम हो गया अभी? हाँ, और फिर थ्योरी जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और वो टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमें फर्दर चैप्टर को समझने में हेल्प आउट करेंगे। टर्म्स कौन कौन सी हमें देखनी है? अच्छा बेटे, सबसे पहले जो टर्म हमने देखनी है वो है री इन्फोर्समेंट। ठीक है, री इन्फोर्समेंट होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव अनाउंस्ड इन द क्लास कि बेटे ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में जो इसका आंसर करेगा उसको सेशन मार्क्स जो है वो उसके मार्क किए जाएंगे। ठीक है, या अक्सर क्लासेस में जितनी भी ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, उसमें मैं ये अनाउंस करती हूँ कि मैक्सिमम जिस स्टूडेंट की जितनी पार्टिसिपेशन होगी ना, मैक्सिमम मैं डेली बेसिस पे रोल नंबर्स नोट करती हूँ हर क्लास के ना, जो जो पार्टिसिपेट करता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसके बेहतर सेशन मार्क्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, और ये मैं पहली क्लास में तकरीबन अनाउंस कर देती हूँ। अच्छा, अब बेटे देखें कि बीइंग टीचर मेरे लिए स्टूडेंट्स का एक डिजायरेबल बिहेवियर है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें क्लास में, डिस्कशन में। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने काफी दफा स्टूडेंट्स को कहा कि प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। अच्छा, इस क्वेश्चन को आंसर करें, इस क्वेश्चन को आंसर करें। तो मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो मैंने उस डिजायरेबल बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक रिवार्ड सेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे कि वो रिवार्ड को अचीव करने के लिए वो डिजायरेबल, जो कि मेरे लिए डिजायरेबल बिहेवियर है, वो बार बार परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट। अब री इन्फोर्समेंट की डेफिनेशन क्या है? क्या री इन्फोर्समेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट रिसेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? स्टूडेंट्स का क्लास में पार्टिसिपेट करना, और आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रिस्पॉन्स। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक रिवार्ड सेट कर दिया, इसके साथ एक रिवार्ड जो है वो अटैच कर दिया, और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो री इन्फोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बड़ी समझ में है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, री इन्फोर्समेंट बेटे ऐसे भी हो सकती है कि जो है ये वाला जो होता है जॉब कौन सी, इंश्योरेंस वाली, उसमें जो इनके सेल्स मैनेजर्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप इतनी पॉलिसी सेल करेंगे तो आपको इतना बोनस या इतना कमीशन दिया जाएगा, कहा जाता है ना उनको। या जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, वो अपने उनकी जो एग्जेक्टिव बॉडी है उनके लिए टारगेट सेट करती है कि आप डेली इतनी की सेल करेंगे तो आपको इतना अलाउंस मिलेगा। ठीक है,
तो ये टारगेट्स जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट करती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो उस टारगेट को अचीव करने पे जो है उनके लिए कोई रिवार्ड रख लिया जाता है। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि हमने ये टारगेट अचीव किया तो हमें इतना बोनस मिलेगा, ठीक है, या इतना हमें जो है कमीशन दिया जाएगा। तो वो उस रिवार्ड को अचीव करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो टारगेट को अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना वो रीइंफोर्समेंट की हैं। मदर जो है वो अपने बच्चे को कहती है कि तुम अपना रूम अगर साफ करोगे विद इन 5 मिनट्स, या तुम अपने बैग में सारी बुक्स रखोगे तो तुम्हें जो है वो चॉकलेट दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस है। तो reinforcement is the process of increasing the future probability of the most recent response, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमने ये reinforcement का पढ़ लिया। उसके बाद है बेटे इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो चैप्टर के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास नॉलेज थोड़ा कम है तो शायद हमें समझ ना आए। उसके बाद बेटे रीइंफोर्सर का कॉन्सेप्ट है, और रीइंफोर्सर बेसिकली वो रिवार्ड होता है जो कि सेट कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों के केस में जो है रीइंफोर्सर सेशन मार्क्स होंगे, ठीक है, या जो है सेल्समैन उसके लिए रीइंफोर्सर जो है वो कमीशन होगी, ठीक है, या जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए रीइंफोर्सर जो है वो बोनस होगा, सही है। तो एक बच्चे के लिए रीइंफोर्सर जो है वो चॉकलेट हो सकती है। तो बेसिकली जो रिवार्ड्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं रीइंफोर्सर्स। अच्छा, रीइंफोर्सर्स बेटे दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स हो सकते हैं और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स बेटे ऐसे रीइंफोर्सर्स होते हैं जो कि अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए हमारी बेसिक नीड के तौर पे इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इनको कहा जाता है प्राइमरी रीइंफोर्सर्स। दूसरी टाइप है सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। अब बेटे खाना हम तब तक परचेज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास मनी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि पैसों के बगैर हम खाना परचेज कर सकें? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, और मुझे बताएं कि क्या पैसे खा के हम जिंदा रह सकते हैं? सिर्फ पैसे खा के? No, ma'am. पैसे खा के हम जिंदा नहीं रह सकते, हालांकि पैसे से खाना मिल सकता है। तो इसका मतलब बेटे ये है कि जो मनी है वो इटसेल्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? खाना, ठीक है। और मनी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हुई? क्योंकि उससे हम अपनी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। अगर खाने को परचेज करने के लिए मनी की बजाय वो होते गोल्ड के कॉइन्स जो कि पहले होते थे, तो फिर तो ये कागज हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना होते, फिर हमारे लिए वो कॉइन्स इम्पोर्टेंट होते। मैम बाज लोग अपनी सर्विसेज दे के भी जो अपने जो खाना वगैरह वो पूरा कर लेते। सॉरी बेटे, आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी ना कट के आई है मुझे। मैं कह रहा हूँ कि बाज लोग मनी नहीं भी लेते, यानी कि सर्विसेज के इवज जो है ना खाना वगैरह खा लेते हैं इस तरह। वो बेटे रेयर केसेस है ना। आजकल जो हमारा मार्केट ट्रेंड है वो तो यही है ना कि आप पैसों से खाना खरीदते हैं, जी वो तो लॉजिक है, सही है। ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हो बेटे वो तो रेयर केसेस हैं, सही है। जैसे समटाइम्स वैसे बहन भाई भी ऐसा करते हैं कि तुम मेरी असाइनमेंट बना दो और जो है वो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। खैर, अच्छा, तो सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स बेटे वो होते हैं जो कि कंडीशनड रीइंफोर्सर्स होते हैं, दैट बिकेम रीइंफोर्सिंग बाय एसोसिएशन विद समथिंग else. Food and water are primary reinforcers. Money as secondary reinforcer becomes reinforcing because we can exchange it for food or other primary reinforcers. ठीक है। तो ये बेटे दूसरा कॉन्सेप्ट था रीइंफोर्सर का। इससे पहले हमने पढ़ा है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है रीइंफोर्सर। अच्छा,
उसके बाद है इसमें जो तीसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पनिशमेंट का। और पनिशमेंट बेटे बिल्कुल अपोजिट है रीइंफोर्समेंट के। रीइंफोर्समेंट में ये है कि हम रिवार्ड सेट करते हैं टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है। और अदर हैंड जो पनिशमेंट है इसमें बेटे हम किसी अनडिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट में हम अनडिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये है बुकिश बातें। हकीकत में क्या होता है? हकीकत में बेटे ये होता है कि बुकिश बात जरा मैं दोबारा आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। बुकिश बात ये है कि रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड बिहेवियर, ये बात आप ये वाला वर्ड आपने याद रखना है, डिजायर्ड बिहेवियर की। रीइंफोर्समेंट में हम डिजायर्ड बिहेवियर की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रिवार्ड सेट कर देते हैं। ये हो गई बुकिश बात। प्रैक्टिकली बेटे क्या होता है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनके बहुत से क्रिमिनल बिहेवियर्स जो है ना ये रीइंफोर्स्ड होते हैं, हालांकि ये डिजायर्ड बिहेवियर सोसाइटी के लिए नहीं है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे अनडिजायर्ड बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। लेकिन एक खास कम्युनिटी के लिए, एक खास फैमिली के लिए, एक खास सेटअप में, एक खास कल्चर में वो अनडिजायर्ड बिहेवियर हो सकता है कि वहां पर डिजायर्ड हो। जैसे हो सकता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वही हो, क्राइम कमिट करना, ठीक है। तो अब एक बच्चा था, उसने कैसे सीख लिया कि ये जो है ना मैंने क्राइम ये वाला कमिट करना ही करना है? क्यों? क्योंकि उसके उस खास कम्युनिटी ने, उस फैमिली ने, उसके पेरेंट्स ने, या हो सकता है उसके पीयर्स ने, या हो सकता है उसके सिबलिंग्स ने उसके इस बिहेवियर को बार बार अप्रूव किया हुआ हो, ठीक है। अब इस केस में बेटे जो रीइंफोर्सर है वो हो सकता है क्योंकि मनी ना हो या कोई और चीज ना हो, सिर्फ अप्रूवल एक रीइंफोर्सर हो, तो उसकी उस कम्युनिटी ने या पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने, पीयर ने बार बार उसके क्रिमिनल बिहेवियर को अप्रूव किया। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक किया तुमने, अगली दफा क्राइम कमिट करोगे तो ये टिप्स याद रखना, ठीक है। तो उसने छोटे से क्राइम से स्टार्ट किया, नाउ ही और शी इज अ यू कैन से कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, ठीक है, इस तरह से। तो वो जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल का टैग उसके नाम के साथ लगा हुआ है बेटे, वो कैसे लग गया? वो एक दिन में नहीं लग गया, बार बार उसके क्रिमिनल बिहेवियर्स को अप्रूवल मिलता रहा। जैसे हो जाता है। ट्रीटमेंट पे खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी तक मुझे ये बताएं कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। कोई क्वेश्चन बेटे आप लोग पूछना चाहें या ऐड करना चाहें? मैम लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, जिस तरह आपने कहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, उसमें भी ये डॉग वगैरह को और वो बेल और उसका सलाइवा निकलना और ये सारा यही है, उसको रिवार्ड दिया जाता है। हाँ नहीं बोले बेटे, मैं आपको सुन रही थी। हमजा बेटे बोले आप। मैम क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन दोनों में नजर आएंगी उसमें? नहीं बेटे, उसमें जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेस होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंट होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट होती है और क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली होती है एसोसिएशन, ठीक है। होती तो इसमें भी एसोसिएशन है, लेकिन इसमें एसोसिएशन डिफरेंट होती है और क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन डिफरेंट होती है।
अच्छा, यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूं कि साइकोलॉजी में कंडीशनिंग का मतलब है एसोसिएशन या रिलेशनशिप। ठीक है, तो चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, दोनों में एसोसिएशन होगी, लेकिन जो नेचर ऑफ एसोसिएशन है वो दोनों में डिफरेंट होगी। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें एसोसिएशन होगी बिटवीन बिहेवियर एंड आउटकम। ठीक है, मतलब बच्चे ने जिद की, एक बिहेवियर है, आउटकम क्या है कि उसको चीज मिल गई। सही है। और जो अपर सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, उसमें बेटे न्यूट्रल और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है ना, उसके दरमियान एसोसिएशन एस्टेब्लिश की जाती है। अब न्यूट्रल और अनकंडीशन क्या है, अगर उसको हमें समझना है तो फिर हमें चैप्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैम जो स्किनर बॉक्स है उसमें फिर वो कंडीशनल कॉन्सेप्ट आएगा। उससे बेटे ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा स्किनर बॉक्स में। ये देखिए हमारे पास है स्किनर बॉक्स वाली डिस्कशन भी, एक मिनट, उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। चलिए ठीक है, अगर हमारे पास टाइम हुआ ना, ये देखें ये स्किनर बॉक्स है, ये खुद स्किनर है, ये कप की पिक्चर है, ईयर नहीं लिखा हुआ। तो अगर हमारे पास टाइम हो ना बेटे तो हम फिर क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ लेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है वैसे। ठीक है, पहले हम अपना सिलेबस को पढ़ लें, और अगर हमारे पास टाइम बचता है नेक्स्ट क्लास में तो हम थोड़ा सा क्लासिकल कंडीशनिंग को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमजा के जो क्वेश्चंस है ना वो एड्रेस हो जाए। ठीक है हमजा बेटे? जी मैम, ओके। हाँ जी बेटे, और कोई क्वेश्चन? मैम हम लोगों ने जो आपने असाइनमेंट दी थी ऑरिजिन्स ऑफ पर्सनालिटी, उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा लिखा गया था कि एज के साथ साथ में जैसे ओल्डर पर्सन्स हैं उनकी पर्सनालिटी स्लो टू चेंज है। तो मैम क्या ये जो लर्निंग और ये कंडीशनिंग है, ये क्या उसका रीज़न नहीं हो सकता? क्योंकि कंडीशनिंग के अंदर हमें और लर्निंग के अंदर ये हमें पता चलता है, हमें न्यू बिहेवियर पता चलता है, हमें सेफ डिज़ायरेबल जो है वो पता चलता है कि भाई इससे हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इस पे जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, हमारा हो रहा है। तो बेटे ओवर द टाइम पीरियड वी डू लर्न के दिस इज मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, जैसे आपने पर्सनैलिटी के चैप्टर में ना ग्राफ्स देखे हुए होंगे कि एग्रीएबलनेस लोगों का ओवर द टाइम होता जाता है। ठीक है, और जो है और भी काफी टेंडेंसीज जो हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये थ्रू लर्निंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेरी राइट इसरा, बिल्कुल ठीक है बेटे। और बेटे कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए, अगर आपको बेटे कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है थोड़ा सा पनिशमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी फिर डिस्कशन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब बेटे पनिशमेंट जो है वी ऑल नो के पनिशमेंट, खास तौर पे आप लोगों की तो फील्ड ही ऐसी है लॉ। ठीक है, जहाँ पर पनिशमेंट की बहुत ज्यादा आप ये वर्ड सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट क्यों दी जाती है बेसिकली? मैम ताकि अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोक दिया जाए। एग्जैक्टली, सोशल कंट्रोल के लिए जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, ऐसा ही है ना, ताकि सोसाइटी में एक जो है डिसिप्लिन उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो साइकोलॉजी पनिशमेंट के बारे में क्या व्यूज हैं साइकोलॉजी के, वो हम यहाँ पढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अच्छा, डिफरेंट बेटे व्यूज हैं, डिफरेंट रिसर्चेस के डिफरेंट कंक्लूजन्स हैं, तो एट द एंड वी विल आल्सो ट्राई टू ड्रॉ अ कंक्लूजन इस रीडिंग की बेस पे। तो देखते हैं बेसिकली कि कंटेंट है क्या यहाँ पर लिखा हुआ पनिशमेंट के बारे में। मैम ये पनिशमेंट इन्फोर्सर नहीं हो सकती कि इन्फोर्सर हमेशा पे पॉजिटिव चीज ही होती है, रिवॉर्ड? नहीं, ये रीइंफोर्सर नहीं होगी पनिशमेंट।
जो रीइंफोर्सर है ना बेटे, आपने एक बात याद रखनी है कि उससे आपकी सेटिस्फेक्शन होगी चाहे सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने मैड बॉम्बर का केस पढ़ा है ना, तो वो मैड बॉम्बर जो है अगर उसने 16 बॉम्ब्स प्लांट किए हैं तो उसको किसी ना किसी तरह की सेटिस्फेक्शन जरूर हो रही होगी, या तो वो किसी से बदला लेना चाह रहा होगा, ठीक है, या उसकी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसी है जो कि सेटिस्फाई होती है दूसरों को नुकसान पहुंचा के, या कोई और चीज। तो रीइंफोर्सर से ना आप लोगों को प्लेयर मिलता है, प्लेयर सीकिंग होती है जो रीइंफोर्समेंट होती है। ठीक है, और जो पनिशमेंट है ना, वो आप में नेगेटिव या पेनफुल आपका एक्सपीरियंस होता है पनिशमेंट। ठीक है, मतलब एक खास यस मैम। इंडिविजुअल। अच्छा, पनिशमेंट मैम बेटे, हाँ जी हाँ जी। मैम पनिशमेंट में आपने बताया था कि अनडिजायर्ड बिहेवियर को मिनिमाइज किया जाता है, हम्म। तो उसमें हम इन अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं ना, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टडी अच्छी नहीं लगती तो उन्हें हम्म। पनिशमेंट के जरिए उसे हम्म। डेवलप किया जाए, ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बेटे, जो है ना ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना ये वाला, इज फिजिकल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन सच एज स्पैंकिंग अ गुड और बैड आइडिया। बच्चों को जो फिजिकल पनिशमेंट दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल यू स्लैप अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आप उसको जो है वो स्लैप कर देते हो, या आप जो है वो छड़ी से उसको मारते हो। तो इज इट अ गुड और बैड आइडिया अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? तो इसका आंसर ये है कि स्पैंकिंग इज इलीगल इन मैनी कंट्रीज, मोस्टली इन यूरोप। मैनी साइकोलॉजिस्ट स्ट्रांगली डिस्करेज spanking, recommending that parents simply reason with the child or use non-physical methods of discipline। जो या तो बच्चे को समझाया जाए लॉजिकली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा भी एक नेफ्यू है ना, तो अभी मैं जो दो बच्चों की बात कर रही थी ना, वो बेसिकली मेरे दो नेफ्यूज के बिहेवियर्स हैं। तो अब जो छोटे वाला है ना, अब कल, हाँ, उसने काफी ज्यादा जिद की, और जब वो जिद कर रहा था तब मैंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। आफ्टर फ्यू आवर्स उसको मैंने आराम से अपने पास बुलाया और उसमें मैंने कहा कि मूसा बेटे, आपने मुझे जो जो हम फ्रेंड्स हैं ना, और फिर मैं आपको पार्टी भी दूंगी, बिल्कुल छोटा सा 3 साल का, तो मैं आपसे जो पूछूंगी आपने सच सच बताना है। वो कहता है ठीक है। तो मैंने कहा बेटे, आप इतना ज्यादा रोते क्यों हो, बात बात पे जिद क्यों करते हो? तो वो फिर बच्चा ना बड़ी मासूमियत से अपनी सारी जो अंदर वो उसकी वो विशेष और डिजायर जो होती है ना, वो बता देता है। तो जब वो बता रहा होता है ना, तो आपने साथ साथ उसको फिर बताना होता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फिर मतलब मैंने जैसे उसको कहा कि जब आप रोते हो ना, तो आपके गले में छोटे छोटे जो है ना वो दाने निकल आएंगे, वो फिर दाने बनने की वजह से आपके गले में पेन होगी। फिर मैंने उसको बताया कि वो जो आपके ब्रेन में जो है ना, जो ब्रेन है जब आप रोते हो ना, तो वो जंपिंग करता है, और वो जब जंपिंग करता है ना, तो फिर उससे सर में दर्द होती है। तो मतलब बच्चे के लेवल पे जाके आप रीजनिंग करें, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करें। और या नॉन फिजिकल मेथड्स ऑफ डिसिप्लिन जो है वो आप यूज कर सकते हैं कि आप कहें कि मूसा, अगर अब आपने जिद की तो मैं आपको जो है वो आपके साथ खेलूंगी नहीं, ठीक है, या मैं भैया के साथ खेलूंगी, आपको जो है वो रूम में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इस तरह, या आपको जो है वो हम खुद बैठ के कोई कार्टून देखेंगे, आपको हम कार्टून्स नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह की आप पनिशमेंट्स जो है वो यूज करें, बजाय इसके कि आप बच्चे को जो है वो फिजिकल पनिशमेंट्स दें। तो ऑल द रिसर्च प्रेजेंट्स कोरिलेशंस बिटवीन फिजिकल पनिशमेंट एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब फिजिकल जो पनिशमेंट्स हैं बेटे, उसके नुकसान क्या होते हैं कि उससे बच्चे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, children who are frequently spanked tend to be ill behaved। You should see the problem in interpreting this result। ठीक है, आगे उसकी फर्दर जो है वो इंटरप्रिटेशन है, और जो कंक्लूजन है वो यही है कि फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया। आप दूसरे मेथड जो है पनिशमेंट के जरूर यूज करें, और समटाइम्स पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाती है कुछ चीजों के लिए पनिशमेंट। तो ये आपके बेटे क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, उसके अलावा बेटे पनिशमेंट जो है वो इफेक्टिव तब होती है जब वो इमीडिएट होती है। जब बच्चे ने जिद कोई गलत काम किया है, या किसी बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपने कोई क्राइम कमिट किया है, तो पनिशमेंट जो है वो फौरी तौर पे होनी चाहिए, डिलेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि बेटे अगर आपने ऐसा काम किया तो ऐसा हो जाएगा। अब आपने कहा कि ऐसा हो जाएगा, ये पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन आपने बच्चे ने वो बिहेवियर परफॉर्म किया अनडिजायर्ड, और आपने उसको पनिशमेंट नहीं दी।
ठीक है, 10 मिनट लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गया, तो बच्चा कहेगा लो ये मैम तो बस ऐसे ही कहती रहती हैं, ये पनिशमेंट तो देती नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं दोबारा ये बिहेवियर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो पनिशमेंट इफेक्टिव तब होती है साइकोलॉजी के मुताबिक जब वो प्रिडिक्टेबल और इमीडिएट होती है। ठीक है, बच्चे को पता हो कि मैंने ये काम किया तो इसकी ये सजा मिलनी है, मुझे हर हाल में मिलनी है। ठीक है, या अगर कोई सोसाइटी का मेंबर है तो उसको पता है कि अगर मैंने ये क्राइम कमिट किया तो इसकी ये सजा हर हाल में मिलनी ही मिलनी है, तो वो फिर डेफिनेटली अवॉइड करेगा एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, और जो है वो पनिशमेंट इफेक्टिव भी होगी। डिलेड पनिशमेंट और नॉन प्रिडिक्टेबल पनिशमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, एक तो ये है साइकोलॉजी के मुताबिक, और दूसरा जो है दूसरी स्टेटमेंट वो ये है कि स्टिल अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट्स आर ऑफन मोर इफेक्टिव। हाउ कुड बी हाँ, फर्दर भी यही है कि आप कितना उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसकी रीडिंग बेटे कौन करेगा? B.F. Skinner tested punishment in a famous laboratory study. मैं कर लेती हूँ। हाँ जी बेटे करें। B.F. Skinner 1938 tested punishment in a famous laboratory study. He first trained food-deprived rats to press a bar to get food, and then he stopped reinforcing their presses. For the first 10 minutes, some rats not only failed to get food, but also received a slap on their paws every time they pressed the bar. The bar slapped their paws. The punished rats temporarily suppressed their pressing, but in the long run, they pressed as many times as did the unpunished rats. Skinner concluded that punishment produces no long-term effects. That conclusion, however, is an overstatement. Started in 1993, a better conclusion would be that punishment does not greatly weaken a response when no other response is available. Skinner's food-deprived rats had no other way to seek food. If someone punished you for breathing, you would continue breathing nevertheless. Still, alternatives to punishment are often more effective. How could we get drivers to obey school zone speed limits? Warning them of fines is not very effective. Even stationing police officers in the area has limited success. A surprisingly effective procedure is to post a driver feedback sign that posts the speed limit and an announcement of your speed based on a radar sensor. Just getting individual feedback heightens the driver's awareness of the law and likelihood of obeying it. ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें एक स्किनर का जो है वो एक्सपेरिमेंट है, और स्किनर का एक्सपेरिमेंट ये था कि लेबोरेटरी स्टडी थी बेसिकली, और इसमें उसमें जो है देखा था कि पनिशमेंट जो है किस हद तक इफेक्टिव होती है, और रेट्स पे जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और रेट्स को ट्रेन किया गया कि उन्हें खाना सिर्फ तभी मिलेगा जब वो एक बार को प्रेस करेंगे। ठीक है, और जब हर दफा वो बार को प्रेस करते थे तो उनको खाना दिया जाता था। अब हुआ क्या कि इट वाज द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो एक बार को उस बार को प्रेस करते थे तो उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। इवन ऐसा होता था कि अगर वो बार को प्रेस करते थे तो उनको जो है द बार स्लैप देयर पास। ठीक है, और ये अच्छा ये भी हो गया, पनिशमेंट भी उनको दे दी, पहले रीइंफोर्समेंट दे दी फिर पनिशमेंट दे दी। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम व्हाट हैपेंड, हुआ बेटे ये कि जिन रेट्स को पनिश किया गया था ना, उन्होंने कुछ देर के बाद उतनी ही फ्रीक्वेंसी से बार को प्रेस किया जितनी फ्रीक्वेंसी से अनपनिश्ड रेट्स ने जो है वो प्रेस किया था। ठीक है, तो फिर इससे स्किनर ने कंक्लूड ये किया दैट पनिशमेंट प्रोड्यूसेस नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो बात ये स्टैडन की बिल्कुल ठीक है कि ये एक ओवर स्टेटमेंट है, मतलब उन्हें खाना तो चाहिए, तो और उनके पास खाना हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बार को प्रेस करना। ठीक है, और अगर आप मतलब कोई अल्टरनेटिव होता तो हो सकता है कि वो बार को प्रेस ना करते और पनिशमेंट, उस केस में आप कंक्लूजन आपका डिफरेंट होता कि हाँ पनिशमेंट एक इफेक्टिव टूल है। जैसे मतलब कोई आपको कहे कि अगर तुमने सांस लेने ना, अगर तुम सांस लोगे तो तुम्हें जो है ये पनिशमेंट दी जाएगी, तो आप कितनी देर अपना सांस रोक सकते हैं? सांस तो आपने बहरहाल लेना ही लेना है जब तक आप जिंदा हैं।
ठीक है। तो खाना तो उन्होंने खाना ही खाना है जब तक वो जिंदा है, और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है खाना लेने का, और वो है बार को प्रेस करने वाला। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये एक थोड़ा सा फ्लॉड एक्सपेरिमेंट है, या ये एक स्टेटमेंट जो कंक्लूजन ड्रा किया गया है, ये एक ओवर स्टेटमेंट है। पनिशमेंट के इफेक्ट्स तो होते हैं। हमारी बेटे देखो, हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो भी सारा इसका सारा जो है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बेस करता है। ऐसा है कि नहीं? है मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। होता ही है ना कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, मतलब हम जैसे गुनहगारों को उम्मीद है कि चलो थोड़ा हिसाब किताब बेहतर हो जाएगा। ठीक है, माँ बाप की खिदमत करेंगे तो हो सकता है कि जन्नत में जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाए। ठीक है, बड़ों का एहतराम करेंगे तो हो सकता है नेकियां थोड़ी बढ़ जाए, नेकियों का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला सवाल ही नमाज का होना है। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है खुदा ना खास्ता उसके लिए पनिशमेंट भी है। तो अल्लाह ताला वैसे हमें बचाए पनिशमेंट से, लेकिन हमारा जो मजहब है बेटे वो सारे का सारा वो भी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बेस कर रहा है। ये जो हमारा है डे ऑफ जजमेंट, रोजे जजा, वो यही है ना कॉन्सेप्ट, कि नहीं? जी मैम, ये आपकी आवाज कॉन्सेप्ट। आवाज बेटी मेरी सबको नहीं आ रही? नो मैम, क्लियर आ रही मुझे। है मैम। अच्छा अच्छा बेटे, फिर हो सकता है आपके ना उसका इशू हो इंटरनेट का, आपकी तरफ जो कह रहे हैं ना नहीं आ रही। अच्छा, तो खैर स्किनर ने जो है ये कंक्लूजन ड्रा किया था कि पनिशमेंट प्रोड्यूसेस नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखें तो पनिशमेंट के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैम ये जिन और जिन रैट्स को पनिश किया जाता था कुछ टाइम के बाद, तो उनका क्या रिजल्ट निकला था? बेटे उन्होंने कुछ देर के लिए तो अपने बिहेवियर को स्प्रेस किया कि उन्होंने जब उन्हें बार बार स्लैप किया जाता था ना, तो कुछ देर के लिए उन्होंने अपना बिहेवियर प्रेस करने वाला जो है ना उसको स्टॉप कर दिया, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। लेकिन जाहिर है जब उनकी भूख बढ़ गई तो उन्हें खाना चाहिए था, तो उन्होंने दोबारा से बार को प्रेस करना शुरू कर दिया। आल दो कि उन्हें पनिश किया जाता रहा था माजी में। ठीक है, और उन्होंने इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ बार को प्रेस किया जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ अनपनिश्ड रैट्स ने भूख लगने पे बार को प्रेस किया। ठीक है, स्किनर के मुताबिक जो है ना पनिशमेंट के बाद उन्हें बार को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना चाहिए था, या कम फ्रीक्वेंसी के साथ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेस किया जितनी फ्रीक्वेंसी से अनपनिश्ड रैट ने किया। तो स्किनर के मुताबिक जो है वो ये है कि पनिशमेंट प्रोड्यूसेस नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। हालांकि ये एक ओवर स्टेटमेंट है, वो बेसिक नीड है खाना, उनके लिए सबके लिए बेसिक नीड खाना है। ठीक है, तो बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था और वो था बार को प्रेस करना। तो यही वजह है कि उन्होंने पनिशमेंट के बावजूद बार को बार बार प्रेस किया था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के मेथड में फ्लॉ है, ना कि कंक्लूजन जो है वो ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटे यहाँ तक? यस मैम, क्लियर। ओके, अच्छा चलिए बेटे, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हम अपना चैप्टर सॉरी डिस्कशन जो है उसको वाइंड अप करते हैं, और फर्दर जो है हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इससे ऑनवर्ड अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यस मैम, ठीक है। आप लोगों की बेटे एक सेकंड में जरा स्क्रीनशॉट ले लूँ, एक सेकंड आप लोगों की अटेंडेंस के कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में। आप लोगों की स्ट्रेंथ बेटे कम होती है क्लास में, मॉर्निंग की बहुत ज्यादा होती है, उनकी तो 40 प्लस होती है, तो ये क्या वजह है? मैम इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसलिए सब सो जाते हैं। नहीं लेकिन बेटे आप लोगों को तो घर में बैठ के क्लास लेनी होती है ना। मैम मेरा एक चल, क्वेश्चन है। हाँ जी बेटे बोले। मैम आपने बताया कि पनिशमेंट की हमने पढ़ा
पनिशमेंट के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं होते, वैसे तो रीइंफोर्समेंट के भी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं हुए। ऐसा ही है, जैसे बिल्कुल हम ऐसा। तो हम और कुछ केसेस ऐसे होते हैं मैम, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, हमने फैक्टर्स पढ़े, एज, आपने अभी भी बताया कि एनवायरनमेंट है और चीजें हैं जो भी हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट भी नेगेटिव होता है, अपब्रिंगिंग बाय पेरेंट्स नेगेटिव, ईच एंड एवरीथिंग नेगेटिव, भी वो जो एक बच्चे की पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है, वो कोई किस ऐसा चीज से वो कवर हंट होती है कि वो पॉजिटिव ट्रेड उसमें आते हैं। बेटे उसमें फिर उस केस में ना उसकी जो अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। उस केस में हो सकता है कि फिर एनवायरनमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, या जिस एनवायरनमेंट से वो कुछ अक्सर केसेस निकल आते हैं कि ज्यादातर ट्रेड्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चे की ट्रेड्स ऐसे हैं या किसी पर्सन के ट्रेड्स की वजह से उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटे, ये भी आपने अच्छी डिस्कशन स्टार्ट की है। अच्छा बेटे, मोहम्मद खान, बेटे इसमें ना जो पर्सनैलिटी है वो आपकी एक दिन में नहीं बनती, और मजे की बात यह है कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले पहले ये बता भी नहीं सकते कि फलां की पर्सनैलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स, ठीक है, एटलीस्ट 16 से 18 साल जो है ना वो लगते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उससे पहले हम ट्रेड पे भी फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं मैम, हाँ हाँ। अक्सर केसेस होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे एक बड़ा आदमी है 40 प्लस है या 50 प्लस है और एक कोई छोटा बच्चा है 10 का या 15 का है, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा पॉजिटिव होगी रेदर देन कि जो बड़ा है वो 30 प्लस है या 40 प्लस। ट्रेड से ही हम देखेंगे ना, ट्रेड की वजह से या वो जो बच्चे की पर्सनैलिटी ज्यादा पॉजिटिव है बड़े ऐसा ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं, उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, ट्रेड भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक और रीजन जो है वो एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एडल्ट है उसके कुछ नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हों जिसकी वजह से वो इस वक्त ऐसा है, ठीक है। और जो छोटा बच्चा है वो चूंकि उसने अभी अभी जो है वो नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके नहीं रहे, इस वजह से वो पॉजिटिवली सोच रहा है। या दूसरी बात, ट्रेड वाली भी बिल्कुल ठीक हो सकती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में ना जो बेटे कोई भी चीज हम विदाउट असेसमेंट कभी भी नहीं कहेंगे कि आई कंक्लूड दिस, ठीक है। हमें जो है वो पहले उसके लिए एविडेंस देखेंगे, एविडेंस के बाद जो है ना वो हम कंक्लूड करेंगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वेरियस इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो क्यों है, अगर कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है तो वो क्यों नेगेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो नहीं, सिर्फ ट्रेड्स पे हम अपनी साइकोलॉजी का फोकस नहीं कर सकते। और ये ट्रेड्स, हाँ जी हाँ जी बेटे, सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर को ना मुझे कंप्लीट कर लेने दें। ये जो ट्रेड्स है ना ये भी बेसिकली बेटे लर्नड ही होती हैं, ठीक है। कुछ हेरिडिटी का रोल भी होता है, वो जो हमने ओरिजिन्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़े थे, ठीक है। कुछ हेरिडिटी का रोल भी होता है और कुछ जो है ट्रेड्स वो हमारी लर्नड उनका पार्ट होता है, ठीक है। हाँ जी बेटे लास्ट क्वेश्चन। मैम आपने बताया था कि जो प्रोजेक्टिव मेथड है वो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा रिलायबल है और उसमें जो है वो थॉट से गवर्न हो रही है जो भी इंसान अपने स्टेटमेंट देता है। तो अभी आपने बताया कि एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं ट्रेड की जगह, तो उसमें भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो इंसान दिख रहा है उसके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो लेकिन उसके थॉट बिल्कुल। लेकिन बेटे देखो ना कि फॉर एग्जांपल अगर फोर्सेस ने आपको जो है वो हायर करना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड्स बनी हुई हैं, ऐसा हो नहीं सकता बल्कि यकीनी तौर पे ऐसा होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो उसमें किसी हद तक एनवायरनमेंट का रोल जरूर हमें नजर आएगा, जो भी, चाहे वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है, या जैसी भी आपकी है, ठीक है, उसमें यकीनी तौर पे एनवायरनमेंट का रोल होगा। लेकिन बेटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने गोल जो हैं उन्होंने वो अचीव करने होते हैं, ना कि कैंडिडेट्स को हायर करके उन्होंने उनकी काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो फिर जो है ना वो वही प्रोडक्ट लेते हैं जो कि उनके गोल्स के साथ मैच कर रही होती है।
वो सिर्फ उसी कैंडिडेट को हायर करते हैं। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। और बेटे कोई क्वेश्चन? नो मैम, बस यही। ओके ओके, हाँ जी बेटे, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है, चाहे अगली क्लास में भी आए, जब तक हमारा कोर्स चल रहा है आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहें, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे सकूं। ठीक है, और अगर कभी ऐसा नहीं होगा तो हम जो है वो मिलके पढ़ भी सकते हैं कि अच्छा इसका एक आंसर जो है वो सूटेबल आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इससे जो है वो ज्यादा इंटरेक्टिव जो सेशन है वो हमेशा यूजफुल होता है, बजाय इसके कि सिर्फ टीचर बोले या सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आता रहे। तो इंटरेक्टिव सेशन इज ऑलवेज गुड। तो ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हम सब पे जो है वो अपना करम करें, आफियत वाली जिंदगी और आफियत वाली आखिरत जो है वो हमारे नसीब में करें। तो ओके बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा हम डिस्कशन करते हैं, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और असाइनमेंट आपने जरूर पढ़ के आनी है, जो आपको मैंने रीडिंग असाइनमेंट असाइन किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।